हमारा जो टॉपिक है वो है कोलिजनल ब्रॉडनिंग में, ठीक है। देखो लास्ट जो लेक्चर था वहाँ पर हमने देखा था कि सिंपल जो हमारे पास जो पीक आ रही है उनके अंदर ब्रॉडनिंग होती कैसे है। तो वहाँ पर हमने मेन 3 टाइप हमने डिस्कस की थी, डॉपलर ब्रॉडनिंग, कोलिजनल ब्रॉडनिंग और हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल ब्रॉडनिंग हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर कोलिजनल ब्रॉडनिंग समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास कोई भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। एक सोर्स है हमारे पास और एक हमारे पास क्या है, नैरो स्लिट है हमारी। हमें पता है कि जो सोर्स है हमारा वो क्या करता है, एमिट करता है मल्टीपल रेडिएशन हमारे, ठीक है। और हमारे पास एक नैरो स्लिट है जहाँ से ये क्या होंगे, रेडिएशन पास होकर हमारे पास कहाँ जाएंगी, सॉल्यूशन के पास जाएंगी। अब हमें पता है कि हमारी जो स्लिट है वो हमारी आइडियल स्लिट नहीं है। मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्लिट है वो इतनी नैरो नहीं है कि वहाँ से सिर्फ क्या हो, एक ही रेडिएशन पास हो जाए। मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, मल्टी रेडिएशन पास होगी। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक रेडिएशन V1 फ्रीक्वेंसी की पास हुई है, एक V2 की पास हुई है, एक V3 हमारे पास रेडिएशन पास हुई है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हमें एक ऐसा एटम लेना चाहिए। हमें जो सैंपल में हमारा एटम है हम कोशिश करते हैं कि वो क्या करे, V2 फ्रीक्वेंसी को क्या करे, एब्जॉर्ब करे। मेनली हमारे पास बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, सैंपल है, सैंपल में हमारा एक एटम होगा कोई भी। अब एटम अगर हमारे पास है तो हमें पता है किसी भी एटम की क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है हमारे पास। डेफिनेट शेप मीन्स हम ये कहेंगे कि हमारे पास क्या है कि कोई भी जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर है, d ऑर्बिटल में है, s ऑर्बिटल में है। मीन्स वहाँ पर क्या है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट है हमारे पास। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि सैंपल में हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही एटम है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, मल्टीपल एटम होंगे हमारे पास। अब मल्टीपल एटम है और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि हमारा सैंपल क्या है, लिक्विड है हमारे पास। अगर सैंपल लिक्विड है हमारे पास और हमारे पास मल्टीपल एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स हैं वहाँ पर, तो दोनों के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा हमारे पास। अब कोलिजन हो रहा है अगर हमारे पास, दोनों क्या कर रहे हैं, कोलिजन होगा। मीन्स हम क्या कहते हैं कि लिक्विड स्टेट के अंदर कोई भी जो हमारा सिस्टम है उसके पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं, रैंडम मूव करते हैं। तो या तो वो क्या करेंगे, कंटेनर के वॉल से स्ट्राइक करेंगे या एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे। अगर कोई भी एटम हमारा स्ट्राइक कर रहा है तो वहाँ पर उसकी शेप क्या होगी, हमारी चेंज होगी। क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई भी हमारे पास दो एटम है आपस में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो यहाँ पर क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन है, दोनों के इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे पास आएंगे एटम तो दोनों के इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और इस रिपल्सन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो इस एटम के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी यहाँ पर। और पोटेंशियल अगर एनर्जी इंक्रीज कर रही है हमारे पास तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन हमारा इंक्रीज करेगा, जितना जितना पास आएगा पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज कर रही है। और इस वजह से हमारे पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की शेप है, जो हमारे पास जो एटम की जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी चेंज हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब अगर चेंज हो गई हमारे पास तो क्या वो वही फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा जो उसके लिए आई थी। हमने क्या कंसिडर किया था कि हमारा जो ये एटम है ये V2 फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कोलिजन की वजह से जो हमारे पास एटम था इसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई यहाँ पर। और अगर शेप चेंज हो गई है मीन्स क्या, ये अब भी V2 फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर सकता है, नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या करेगा, या तो वो क्या कर सकता है, इसकी जो एनर्जी है या तो वो हायर हो गई या लोअर हो गई, तो या तो वो V1 फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर सकता है या V3 हमारे पास। क्योंकि क्या है, हमारे पास कुछ जो रेडिएशन है उनकी फ्रीक्वेंसी लो है और कुछ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी V2 से हाई है हमारे पास। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो एटम है चेंज, जो शेप के चेंज होने की वजह से, कोलिजन की वजह से, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी एनर्जी में भी चेंज हो रहा है। और एनर्जी के चेंज होने के बाद क्या अब वो अपनी पहले वाली फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर पाएगा, नहीं कर पाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे, देखो कोलिजन को आप क्या समझते हो, हम ऐसा कोलिजन में हम क्या कंसिडर करके चलते हैं कि कोई भी हमारे पास दो एटम है और आपस में क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे से। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी भी कोलिजन में एटम स्ट्राइक नहीं करते हैं। मेनली क्या है कि हमारे पास जब कोलिजन होता है, दो इलेक्ट्रॉन जब पास आते हैं हमारे पास, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनकी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी और रिपल्सन इंक्रीज होने की वजह से वो इतने पास नहीं आएंगे कि एक
एक दूसरे से स्ट्राइक करे, वो रिपेल कर जाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ एक मैक्सिमम पॉइंट तक वो क्या आ सकते हैं, नियर आ सकते हैं हमारे पास, या फिर हम ये कह सकते हैं एक मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होने के बाद वो वापस से दोबारा से क्या चले जाएंगे, किसी और डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दो एटम आपस में स्ट्राइक करेंगे वहाँ पर हमारा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे सैंपल ने यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। चलो ठीक है, हमारे पास एक अदर एटम है, हम इसे नंबर 1 देंगे, ये 2 है हमारा, ये 3 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि जो 1 एटम है हमारा, ये रेस्ट पोजीशन के ऊपर है, किसी के भी स्ट्राइक नहीं कर रहे। हाँ, तो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी हमने सोची थी वही उसी पे ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि वो अपनी शार्प पीक दे दे। अब यहाँ से हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं मेनली हमारा, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसीज हैं V1 हमारे पास, V2 हमारे पास, V3 हमारे पास, ठीक है। तो जितना जो मैक्सिमम जो एब्जॉर्ब हमारे पास होगा V2 के ऊपर हमारे पास क्या है कि मैक्सिमम हाइट हमें मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैक्सिमम जो एटम है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं हमारे यहाँ पर। लेकिन हमें पता है कि कुछ की एनर्जी क्या हुई, कोलिजन की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो कुछ क्या करेंगे, V1 के ऊपर भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं और कुछ क्या करेंगे, V2 के ऊपर भी एब्जॉर्ब करेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो V1 से V2 के बीच में और V2 से V3 के बीच में भी काफ़ी एनर्जीज हैं हमारे पास, और इसके ऊपर भी मल्टी एटम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे फ्रीक्वेंसीज को। तो ऐसा नहीं है हमारे पास, लेकिन हम सिर्फ देखेंगे कि जहाँ पर क्या हुआ है, मैक्सिमम एब्जॉर्ब जो हुआ है वहाँ पर हमें क्या मिलेगी, शार्प पीक मिलेगी। लेकिन उसके अलावा क्या है, कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी एटम जो है वो एब्जॉर्ब हुए हैं, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, ब्रॉडनिंग ऑफ पीक हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। मेनली क्या है हमारे पास कि अगर हम बात करें कि जो सॉलिड है हमारे पास, लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड में हमें पता है कि सबसे ज़्यादा कोलिजन हमारा होता है, क्योंकि गैसेस अगर स्टेट में हम बात करते हैं तो गैसेस स्टेट में एटम क्या होते हैं, एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। और अगर एटम के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है मीन्स वहाँ पर कोलिजन होने का जो चांसेज है वो क्या है, हमारे कम है। लेकिन लिक्विड के अंदर क्या है, हमारे एटम्स के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है वो इतना नहीं है, तो वहाँ पर कोलिजन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। मीन्स लिक्विड स्टेट के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो कोलिजनल ब्रॉडनिंग होती है वो क्या होगी, हमारी मैक्सिमम होगी। और गैस के अंदर हमारे पास क्या रहेगी, कम रहेगी। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो पर सेकंड हमारे पास कोलिजन होगा वो लिक्विड स्टेट में क्या होगा, हमारा ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू गैस। यहाँ से एक बात निकल के आती है हमारे पास कि अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, हमारे पास सॉलिड है, तो सॉलिड में तो हम ये कहते हैं कि हमारे पार्टिकल क्या रहते हैं, सिर्फ रेस्ट पोजीशन के ऊपर रहते हैं। और अगर रेस्ट के ऊपर हैं तो वहाँ पर क्या है, उनकी तो एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं हुआ। और अगर एनर्जी में चेंज नहीं हुआ वहाँ पर हमारे पास, तो मीन्स वहाँ पर जो पीक आएगी वो कैसी मिलेगी, हमें शार्प पीक मिलेगी। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड क्या है हमारे पास, जो सॉलिड सैंपल है हमारे पास या सॉलिड कंपाउंड में, वहाँ पर माइग्रेशन हमारा नहीं हो रहा है। जो एटम्स हैं उनका माइग्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन उनका वाइब्रेशन हो रहा है वहाँ पर। और ड्यू टू वाइब्रेशन एनर्जी वहाँ पर भी क्या हो रही है, उनकी चेंज हो रही है। और इस वजह से भी वहाँ पर क्या मिलेगी, हमें ब्रॉडनिंग मिलेगी हमारे पास, ठीक है। क्लियर है यहाँ से ब्रॉडनिंग। एक बात और आती है यहाँ से कि देखो कोलिजन हमारा हो गया, लेकिन क्या पता कोलिजन होने के बाद एटम जो है वो वापस से क्या चले जाए, दूर दूर चले जाएं, और दूर जाने के बाद उनकी जो ओरिजिनल शेप थी, जो पहले शेप थी, वही आ जाए। और अब वो क्या कर सकते हैं, V2 फ्रीक्वेंसी पे ही एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो ये हमारे पास है कि ये कंपलसरी नहीं होगा कि कोलिजन होने के बाद या कोई भी जो एटम है वो एक ही फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। वो कर भी सकता है और नहीं कर सकता। अगर रेस्ट पे हम कंसीडर करते हैं तो ठीक है, वो उसी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन हमें पता है कोलिजन की वजह से कोई भी एटम हमारा रेस्ट पे नहीं होता है, और जब तक रेस्ट पे एटम नहीं होगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और वहाँ से हमें क्या मिलता जाएगा, कोलिजनल ब्रॉडनिंग हमारी मिलती जाएगी। देखो सॉलिड में अगर हम बात करें कि यहाँ पर हम कहते हैं कि ब्रॉडनिंग नहीं हो रही, ऐसा कब हो सकता है। जैसे अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर हमारा टेम्परेचर -273 केल्विन से ऊपर चला जाए, मीन्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर चला जाए, तो वहाँ पर एंट्रोपी हमारी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और अगर एंट्रोपी हमारे पास जीरो है
तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ब्रॉडनिंग नहीं होगी। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का ही थर्ड लॉ कहता है कि जो एंट्रोपी है वो रेजिडुअल है, मीन्स वो जीरो हमारे वहाँ पर भी क्या होगा कि जो हमारे पास है ब्रॉडनिंग वहाँ पर भी हमारे पास रहेगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, थर्मोडायनेमिक्स का जो थर्ड लॉ है वो ये कहता है कि जो एंट्रोपी है वो रेजिडुअल है, मीन्स अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर भी हम चले जाते हैं तो वहाँ पर भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि ब्रॉडनिंग ना आए हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास कोई ऐसा सैंपल है ही नहीं जिसके अंदर हमारी ब्रॉडनिंग पॉसिबल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास था कोलिजनल ब्रॉडनिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो है डॉपलर ब्रॉडनिंग। देखो, अब डॉपलर ब्रॉडनिंग की अगर हम बात करें तो सिंपल हमारे पास वही है कि कोई भी हमारा एक सैंपल है, ठीक है, और हम कंसिडर करके चलते हैं कि जो हमारे पास सैंपल है उसके अंदर हमारे पास कोई भी 3 मॉलिक्यूल है। जो ये वाला मॉलिक्यूल है ये हमारा क्या है, रेस्ट के ऊपर है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये वाला इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे पास ये क्या है, V1 के ऊपर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हमारा V2 के ऊपर कर रहा है, ये हमारा V3 के ऊपर फ्रीक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहा है। या फिर हम कंसिडर करके चलते हैं हमारे पास कि जो कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है कि हमारे पास जो सैंपल है इसमें हमारे पास क्या है 20 जो है वो मॉलिक्यूल है हमारे पास एट टेम्परेचर T हमारा, कि हमारे पास कोई टेम्परेचर है T हम लेके चल रहे हैं और हमारे पास टोटल 20 मॉलिक्यूल वहाँ पर हैं। अब इन 20 में से जो 10 मॉलिक्यूल हैं उनकी हमारी वेलोसिटी हम कंसिडर करेंगे, हमारे पास क्या है 100 है हमारे पास। ठीक है, अब 100 वेलोसिटी हो गई। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो 20 के 20 मॉलिक्यूल हैं उनकी सेम वेलोसिटी तो होगी नहीं हमारे पास, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम वहाँ पर दिखा रहे हैं कि मूवमेंट हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास हो रहा है, और अगर माइग्रेशन होगा तो पहले हम कोलिजन ब्रॉडनिंग में बता चुके हैं कि वहाँ पर उसकी एनर्जी और वहाँ पर उसकी शेप क्या होगी, चेंज होगी हमारी। तो यहाँ से क्या है कि कुछ तो 10 मॉलिक्यूल हैं वो तो 100 वेलोसिटी के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन बाकी के जो हैं कुछ क्या होंगे इससे हाइयर के ऊपर होंगे, कुछ इससे क्या होंगे लोअर के ऊपर एब्जॉर्ब होंगे हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक टर्म आती है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग भी हम बता सकते हैं। जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो हमारा क्या कहलाता है, dN/n के अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो वेलोसिटी यहाँ पर होगी क्या है कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है यहाँ पर कि जो हमारे पास क्या रहेगा मेनली कि जो हमारे पास एट टेम्परेचर T के ऊपर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी एट टेम्परेचर T हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ वो भी कंपाउंड होंगे जो क्या करेंगे इससे कम वेलोसिटी भी रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और कुछ की हमारे पास क्या है ज़्यादा वेलोसिटी है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या रहेगी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ही लॉ हमें ये कहता है कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हमारे होते हैं उनके क्या है उनकी वेलोसिटी सेम नहीं होती है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल के पास सेम वेलोसिटी नहीं है तो वो क्या करेंगे डिफरेंट एनर्जी के साथ क्या करेंगे माइग्रेट करेंगे, और अगर डिफरेंट एनर्जी के साथ वो माइग्रेट कर रहे हैं मीन्स उनकी जो एनर्जी है वो क्या है पहले से ही डिफरेंट है, और अगर उनकी एनर्जी डिफरेंट है तो क्या वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी हमारे पास क्या करेगा कि जो 10 है जितने मैक्सिमम ऑफ जो मॉलिक्यूल हैं वो हमने कंसिडर किए कि यहाँ पर V2 के ऊपर एब्जॉर्ब हुए, तो ये हमारी यहाँ पर क्या रहेगी शार्प पीक हमें मिलेगी। लेकिन कुछ जो मॉलिक्यूल हैं उनकी वेलोसिटी क्या है V1 है हमारे पास, कुछ क्या है V3 के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगी हमारे पास ब्रॉडनिंग आएगी मेनली। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सैंपल में जितने भी जो मॉलिक्यूल हैं हमारे पास कुछ क्या होंगे V1 से V2 के बीच में वेलोसिटी के ऊपर एब्जॉर्ब रहेंगे, कुछ V2 से V3 के ऊपर एब्जॉर्ब रहेंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट मेन रीजन था कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ही हमें ये कहता है कि सभी जो एटम होते हैं या मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी वेलोसिटी क्या होती है डिफरेंट होती है, या फिर वो अलग अलग वेलोसिटी के ऊपर क्या होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं, और अगर अलग अलग वेलोसिटी के ऊपर वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो मीन्स उनकी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो क्या रहेगी सेम नहीं रहेगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी ब्रॉडनिंग मिल जाएगी हमारी। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड हम डॉपलर ब्रॉडनिंग कर सकते हैं हमारे पास कि सेम हमारे पास क्या है वही सैंपल है, हमारे पास
कोई भी एलिमेंट मॉलिक्यूल है, हमारा जो डिटेक्टर है वो यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। डिटेक्टर हमारा इस तरफ है यहाँ पर, तो क्या है हमारे पास कि ये वाला जो है ये V2 फ्रीक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहा है, ये हमारे पास V1 के ऊपर, और यहाँ से ये V3 हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो मॉलिक्यूल हमारे क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो कुछ तो क्या करेंगे, डिटेक्टर की साइड माइग्रेट कर रहे हैं। जैसे ये वाला हमारे पास ये डिटेक्टर की डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, लेकिन जो ये वाला मॉलिक्यूल है ये क्या कर रहा है, डिटेक्टर्स जो हमारा है उससे दूर मूव कर रहा है, उससे दूर माइग्रेट कर रहा है। जैसे आप अगर एग्जांपल लो तो ट्रेन का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आपकी पोजीशन फिक्स है, अगर ट्रेन आपसे दूर है तो उसकी जो वॉइस होगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हम वेलोसिटी की टर्म मिला सकते हैं या फ्रीक्वेंसी की टर्म में ले सकते हैं, तो वो क्या करेगी, आपको कम सुनाई देगी। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आपके पास आती जाएगी तो उसकी वॉल्यूम क्या है, उसका जो हॉर्न है वो क्या होगा, आपको ज़्यादा सुनाई देने लगेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जिस पॉइंट पे ज़्यादा सुना रहे हैं वहाँ पर क्या है, आपकी शार्प पीक है, मतलब मैक्सिमम वहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो आपको पास कर जाएगी तो वहाँ से आपकी वॉइस फिर से क्या हो जाएगी, या फिर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फिर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी हमारे पास, और वो फिर से कम साउंड हमें सुनाई देगी। सेम प्रोसेस यहीं पर है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो माइग्रेट कर रहा है, वो डिपेंड करेगा, एब्जॉर्प्शन जो होगा वो डिपेंड करेगा वो किस डायरेक्शन के अंदर माइग्रेट कर रहा है। अगर वो डिटेक्टर की साइड माइग्रेट करेगा तो एब्जॉर्प्शन अच्छे से डिटेक्ट होगा, लेकिन अगर वो दूसरी डायरेक्शन में या डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है डिटेक्टर से, तो वहाँ पर हमारे पास एब्जॉर्प्शन जो होगा वो क्या होगा, हमारा कम सुनाई देगा हमें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन जो हमारा होगा वो क्या होगा, कम होगा हमारा। तो मेनली यही हमारे पास है कि यहाँ पर हमारे पास वही आ गए कि अगर वेलोसिटी किसी भी मॉलिक्यूल की चेंज होती है तो वो सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं होगा। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैक्सवेल क्या कह रहा है कि यहाँ पर कंटिन्यूस मोशन है, कंटिन्यूस मूवमेंट है हमारे पास मॉलिक्यूल्स की, और अगर कंटिन्यूस मूवमेंट है हमारे पास तो कोई डिटेक्टर से दूर जाएगा और कोई डिटेक्टर के पास आएगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगी, वहाँ पर शार्प पीक मिलेगी, और उसी वजह से क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की वजह से मेनली क्या आ रहा है, यहाँ पर ब्रॉडनिंग आ रही है, जो हमारी शार्प, यहाँ पर तो क्या है, मैक्सिमम हमारे पास एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो जहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ है कि 20 में से आउट ऑफ 20 10 जो है वो क्या है, V2 के ऊपर एब्जॉर्ब हुए हैं, तो ये हमें शार्प मिल जाएगी। लेकिन हमने 6 हमारे पास क्या है, V1 के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और 4 हमारे पास क्या है, V3 के ऊपर। तो यहाँ से क्या हुई, जो हमारी पीक ब्रॉड आनी थी वो अब हमारे पास क्या आ जाएगी, जो पीक हमारे पास पहले शार्प आनी चाहिए थी वो हमारे पास अब क्या आ जाएगी, ब्रॉड पीक आ जाएगी। तो यही आपके पास है डॉपलर ब्रॉडनिंग, जो कि इनकी वजह से दो मेन रीजन है। एक तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, क्योंकि वेलोसिटी हर मॉलिक्यूल की डिफरेंट होती है, और इस वजह से वहाँ पर क्या आ जाएगी, ब्रॉडनिंग आ जाएगी, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेंगे। दूसरा डिपेंड करेगा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू डिटेक्टर्स, कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं डिटेक्टर से। अगर उसकी तरफ मूव करेंगे, डिटेक्टर की तरफ मूव करते हैं, तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा रहेगी, और अगर अपोजिट साइड में मूव कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या रहेगी, कम रहेगी, और उस वजह से भी हमें क्या मिल जाएगी, ब्रॉडनिंग ऑफ पीक हमारी आ जाएगी। तो ये आपका टॉपिक ब्रॉडनिंग ऑफ जो पीक है वो लास्ट है आपका ख़त्म होता है।